हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया। लेक्चर देख रहे हो प्रॉपरली? लेक्चर प्रॉपरली देखते रहना और नोट्स बनाते रहिएगा। और आपको असाइनमेंट दिया है पीछे बेटा, इसको सॉल्व करिएगा। अगर अच्छे से कुछ करना है 12th में तो आपको प्रॉपरली फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है। लॉकडाउन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई छोड़ दें, ठीक है? फ्यूचर सिर्फ एजुकेशन से ही बनता है, ये भी आपको पता है ना? एजुकेशन है तो फ्यूचर है, अदरवाइज तो पता है आपको, है ना? तो आप ऐसा ना करें कि लॉकडाउन है, स्कूल नहीं जाना है, लेक्चर मन आ रहा है तो देखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं देखेंगे। अगर ऐसे करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। रेगुलर होना ज़रूरी है। आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो पाँचों सब्जेक्ट को रेगुलरली आप देखें, समझें, उनके नोट्स बनाएं, तो आपको लास्ट में क्लियर होगा और अच्छे से समझ आएगा सब कुछ। जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो रिवीजन जब करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज अगर आपने नहीं देखा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पहली बार पढ़ रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रॉपरली देखते रहो। अभी लॉकडाउन मान लो 2-3 महीने तक ऐसा रहा, या 15 दिन 20 दिन जो भी रहा प्रॉब्लम ऐसी, तो उसके बाद जब नॉर्मल कंडीशन होगी, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल कंडीशन कभी नहीं होने वाली है, होना ही है। आज नहीं 2 महीने बाद होगी, महीने बाद होगी, महीने 2 महीने बाद तो होना है। तब उसके बाद जब स्टार्ट होगा तो आपको क्या है, दिक्कत नहीं आएगी समझने में, समझे? ऐसा। चलो, तो लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस कराए थे। आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी कोई स्टेट कंडक्टर है, कोई चार्ज कंडक्टर है, और चार्ज कंडक्टर की वजह से उसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर, स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है, स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर, ठीक है जी? अच्छा, उसकी वजह से निकालना है किसी पॉइंट पी पर। तो मान लो वो भी क्या है, इसमें भी आता है डेफिनेट वायर। एक डेफिनेट आता है, एक इनडेफिनेट आता है, यानी कि अनंत वाला, इनफाइनाइट वायर, ठीक है? तो देखो बेटा, अगर मान लो मैंने एक वायर ले लिया ऐसा, इस वायर की वजह से यहाँ पर प्लस 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 ऐसे चार्ज रखा हुआ। इसके किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें 2-3 चीज़ें समझने की हैं। इसकी जो लैम्डा कूलाम पर मीटर क्या है, इसकी चार्ज डेंसिटी है। अच्छा, अब लॉजिक समझो कि इस वायर पे जो चार्ज है वो बिखरा हुआ है, यूनिफॉर्मली बिखरा हुआ है, यानी कि हर चार्ज की वजह से, इस लाइन पर हर चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो उसे हम निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो मैं इसकी वजह से निकालूं यहाँ पे, तो ये डायरेक्शन आएगी और ये डिस्टेंस आएगी। इसकी वजह से निकालूं तो इसकी वजह से निकालूं तो देखो ये डायरेक्शन आएगी और ये डिस्टेंस आएगी। एंगल भी अलग अलग आ रहा है दोनों का। तो अगर मैं मान लो कि इस पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो सबकी डिस्टेंस, एंगल और डायरेक्शन तीनों अलग अलग आ रही है। नहीं आ रही है? तो इसका मतलब हम पूरे वायर की वजह से एक साथ E बराबर KQ/R² से नहीं निकाल सकते। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज की वजह से वेरी करे, हर चार्ज की वजह से क्या करे, वेरी करे, तो उसके केस में हमें यहाँ पर क्या लेना होता है? उसके केस में हमें यहाँ पर एक DL एलिमेंट लेना होता है। कौन सा एलिमेंट? DL एलिमेंट लेना होता है।
तो मैं एक काम करता, समझ रहे मेरी बात भाई, इस पूरे वायर की वजह से निकालना था, तो पूरे वायर की वजह से तो निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर मान लो पॉइंट चार्ज होता तो इसकी वजह से इस पर निकालना होता, तो E बराबर क्या करते हैं, KQ/R² कर देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हर पॉइंट चार्ज की वजह से निकालेंगे तो डायरेक्शन भी अलग अलग आएगी, डिस्टेंस भी अलग अलग आएगी, आई बात समझ में, और एंगल भी अलग अलग आएगा, तो गड़बड़ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वायर के किसी एक छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। वही करना है हमको। तो देखो बेटा, हम क्या करेंगे, यहाँ से इस जगह से L डिस्टेंस पे जाकर के, कौन सी डिस्टेंस पर, L डिस्टेंस पे जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे DL। क्या ले लेंगे, DL। एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे DL, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे DL, और उस DL की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उस DL की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इधर, आएगी नहीं आएगी, हाँ या ना, समझे मेरी बात। यहाँ से इसके मिड पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से हमने L डिस्टेंस पे जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया DL, और उस DL की वजह से इसके इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी DE। अच्छा, मैं यहाँ बोलूँगा स्मॉल एलिमेंट, लेट बी कंसीडर small element DL and charge of small element DQ, और DQ बराबर आ जाएगा कितना, लेमडा इंटू DL। अब तुम कहोगे सर कैसे, आपको पता है ना लेमडा बराबर क्या होता है, Q/L, DQ/L होता है नहीं होता, तो DQ बराबर लेमडा DL आ जाएगा। अच्छा, अब इस छोटे से DL की वजह से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये आ गई, वैल्यू क्या आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट क्या आ जाएगा, DE बराबर KE DQ/R², ये वाला, ठीक है। तो D बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा यानी KE लेमडा DL/R², ये आ जाएगा DE। अच्छा, अब D के दो कंपोनेंट होने वाले हैं। देखो, जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट में करेंगे, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, तो एंगल ये भी थीटा होगा। तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर DE cos थीटा, और एक इधर आ जाएगा DE sin थीटा। हाँ या ना, आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, DE cos थीटा और DE sin थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DE cos थीटा और वर्टिकल DE sin थीटा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो अलोंग लेकर के करेंगे, तो हम लिखेंगे अलोंग x एक्सिस। अब x एक्सिस के अलोंग बात करेंगे, तो अलोंग x एक्सिस बात करेंगे तो DE बराबर क्या आ जाएगा, DEX बराबर DE cos थीटा। तो DE cos थीटा आ जाएगा लेमडा यानी KE लेमडा DL/R² cos थीटा, ये आ गया। अब लॉजिकली बात देखो कि भैया इस पॉइंट से इस छोटे से डिस्टेंस, इस छोटे से
चार्ज एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसकी डायरेक्शन आई इधर और वैल्यू आई ये D। अगर हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दें तो इसका एक कंपोनेंट आता है D cos थीटा में और एक आता है D sin थीटा में। ऐसा मैंने इसलिए किया कि तुम जितने भी एलिमेंट लोगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सबकी डायरेक्शन अलग अलग आएगी। लेकिन अगर आप कंपोनेंट ले लोगे, क्या ले लोगे? कंपोनेंट। तो मान लो कि इसकी वजह से मैं बात करूं तो इसकी वजह से भी एक इधर आएगा, तो इसका भी एक कंपोनेंट ऊपर आएगा और एक कंपोनेंट नीचे आएगा। इसकी वजह से भी एक कंपोनेंट ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा। यानी जितने भी एलिमेंट लोगे उन सभी एलिमेंट की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उनका एक कंपोनेंट एक्स में आएगा और एक वाई में आएगा, तो उनको सभी को ऐड करना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान। तो यहाँ पर हमने डी एक्स वालों को ऐड करना है और डी वाई वालों को आज बाद में ऐड करेंगे। समझते हो? डी एक्स वालों का यानी अलोंग एक्स एक्सिस इसके जितने भी कंपोनेंट आएंगे उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने का मतलब क्या है? पहले हमने डी एक्स निकाल लिया, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स के फॉर्मेट में, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? इस वायर की वजह से एक्स एक्सिस में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो मिल जाएगा। ऐसे ही हम डी वाई कर देंगे, डी ई वाई। तो डी वाई को हम जब सॉल्व करेंगे तो इस वायर की वजह से वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमें मिल जाएगा। आई बात समझ? लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या यहाँ पर ये है कि अगर मान लो मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल का करते हैं। अब वेरिएबल की बात करूँ तो बेटा यहाँ पर dl भी वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ से तू जब यहाँ ले रहा है तो dl लिया, यहाँ से यहाँ लेगा तो dl चेंज हो गया, यहाँ से यहाँ पर लेगा तो dl चेंज होगा। देख, यहाँ से यहाँ लेगा तो भी dl अलग है, यहाँ लेगा तो dl अलग है, यहाँ लेगा तो dl अलग है। हर पॉइंट पर dl वेरी कर रहा है। अच्छा, dl के साथ साथ थीटा भी वेरी कर रहा है। अगर तूने यहाँ dl लिया तो ये एंगल थीटा आएगा, तूने यहाँ लिया तो ये वाला थीटा अलग आएगा। आई बात समझ? अगर तू यहाँ लेता है तो भी थीटा अलग आता है। समझ आई? तो इसका मतलब है कि आप अगर dl को वेरी करते हो तो आपका थीटा भी चेंज होता है। थीटा के साथ साथ ये r भी चेंज हो रही है। देख, हो रही है कि नहीं हो रही? ये r है तो यहाँ पर r दूसरा आएगा, यहाँ से लेगा तो कुछ और r आएगा, तो आपका r भी चेंज हो रहा है थीटा के साथ साथ। बोल हाँ ना? यानी तीनों ही वेरिएबल हैं। अब किसके साथ इंटीग्रेशन करें? r के रेस्पेक्ट में करें, dl के रेस्पेक्ट में करें या थीटा के रेस्पेक्ट में करें? गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका करने का एक तरीका है, इनमें से हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। यानी लेमडा dl है, r स्क्वायर है, cos थीटा है, इनमें से कुछ जो भी एलिमिनेट हो सकता है उसको एलिमिनेट करेंगे। तो देखो, यहाँ मान लिया भैया ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है P और इसको मान लिया Q। तो हम लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल OPQ। OPQ से अगर देखेंगे तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? L/x। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? L बराबर tan थीटा x आ जाएगा। ये आया। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, पूछ क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे यहाँ dl चाहिए और dl चाहिए तो इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। dl/dt, x कांस्टेंट है इसलिए x आ गया और tan थीटा का sec उसका थीटा आ गया और d थीटा/dt। dt से dt गया तो dl बराबर आ जाएगा x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये आ गया। ये तो आ गया dl किसकी फॉर्मेट में? थीटा की फॉर्मेट में। लेकिन अभी मान लो थीटा की फॉर्मेट में अगर dl रख भी दोगे तो भाई dEx मेरा ये आ जाएगा। dEx बराबर ke लेमडा x sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, d थीटा cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर भी तो वेरिएबल है, r कौन सा सही है? r भी वेरिएबल है। अगर r वेरिएबल है तो भी गड़बड़ है, क्योंकि अभी भी थीटा तो वेरिएबल है ही, और r स्क्वायर अगर चेंज नहीं करेंगे तो r भी वेरिएबल है तो भी दिक्कत है। तो r को भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, यहाँ ले लेते हैं फ्रॉम
ट्रायंगल ओ पी क्यू से cos थीटा बराबर x अपॉन आर। तो r बराबर क्या आ जाएगा, x अपॉन cos थीटा, मतलब r बराबर sec थीटा। कौन सा, x sec थीटा, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे dl और r की। तो यहाँ आ जाएगा क्या, x sec थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो dE(x) बराबर ke लैम्डा, यहाँ से ये कट गया और एक x भी कट गया, तो बचेगा यहाँ क्या, cos थीटा d थीटा अपॉन x, ये बचेगा। ठीक है जी। अब देख के लैम्डा x तो क्या है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। सिर्फ cos थीटा d थीटा ही वेरिएबल है, सिर्फ एक ही बचा। आप देखें यहाँ पर ध्यान से, इन सबको लगाने के बाद यहाँ सिर्फ थीटा बचा जो वेरिएबल है। यानी कि अब मैं जो इंटीग्रेशन करूँगा वो थीटा के रेस्पेक्ट में कर दूंगा। ठीक है ना। तो देख dE(x) बराबर के लैम्डा बाई x cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेगा ये देखना है, तो इंटीग्रेशन करने का जो मेथड है वो देखते हैं। तो देख भाई ये थीटा यहाँ है, अगर तू ऊपर से नीचे चलेगा, है ना, तो ऊपर से नीचे का अगर तेरे को एंगल पता है तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दे, है ना। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर बेसिकली क्या चाहिए, लिमिट चाहिए बेटा। क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। तो लिमिट के लिए मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से चलूँगा नीचे से, नीचे यहाँ पर थीटा 1 ले लेते हैं, तो ऊपर से कितना ले लेते हैं, ऊपर से थीटा 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, थीटा 2, एक मिनट सॉरी, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2, यानी कि ऊपर से नीचे तक आएंगे। हमें यहाँ पहुँचना है दोनों तरफ से, ध्यान समझना, हमें यहाँ पहुँचना है दोनों तरफ से। यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो मान लिया थीटा 1 और नीचे से ऊपर जाएंगे तो थीटा 2। अब ऊपर से नीचे आए तो आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, और नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको क्या मान लेंगे, माइनस, और इसको मान लेंगे प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे dE(x) बराबर माइनस थीटा 2 से थीटा 1। तो E(x) बराबर के लैम्डा बाई x साइन थीटा, कॉस थीटा का क्या आएगा, साइन थीटा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, यानी कि के लैम्डा बाई x साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा माइनस थीटा 2। ठीक है, या अब आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा होता है थीटा, सीधा कॉस थीटा। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो E(x) बराबर आ जाएगा के लैम्डा बाई x साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आएगा, ये आएगा बेटा। समझ आई बात, इसका पूरे का। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं क्या निकालूंगा, ये तो इसका आ गया। अब मैं इसका बाई के लिए निकालता हूं, तो मैं लिखूंगा अलोंग बाई एक्सिस। अलोंग बाई एक्सिस चलते हैं, तो अलोंग बाई एक्सिस में देखेंगे तो DE बाई बराबर DE साइन थीटा, ये तो आएगा DE साइन थीटा। अच्छा, तो DE बराबर यानी DE बाई बराबर क्या आएगा, देखो ध्यान से, बोरा ये रहा के लैम्डा DL बाई आर स्क्वायर है ना। तो इसको सॉल्व करके क्या आया, के लैम्डा साइन थीटा D थीटा बाई x।
यानी यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करना है वो साइन के लिए करना है। तो के लैम्डा बाई एक्स इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1, समझे ऐसा। तो यहाँ पर आ जाएगा ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाई एक्स माइनस साइन थीटा की जगह पर आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1। अब माइनस को बाहर ले लो, क्या ले लो, माइनस को बाहर ले लो। तो माइनस को बाहर ले लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के लैम्डा बाई एक्स, तो आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा 2। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के लैम्डा बाई एक्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ई वाई बराबर आ गया, माइनस अंदर ले जाओ, इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा के लैम्डा बाई एक्स कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये आ जाएगा। ये है प्रोसेस पूरा, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं। मैंने क्या किया, ये वायर था डेफिनेट वायर, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वायर की वजह से मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो मैं एक ही काम करूंगा, यहाँ से एक छोटे से, यहाँ से L डिस्टेंस बजा करके मैंने एक छोटा सा DL एलिमेंट मान लिया। इस DL एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आया छोटा सा DE। भाई छोटा एलिमेंट है तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। पूरे की वजह से निकालूंगा तो E आएगा, छोटे की वजह से निकालूंगा तो छोटा आएगा, तो DE आया। अब ऐसे तो सबकी डायरेक्शन अलग अलग आएगी। तो मैंने क्या किया, इस DE की कंपोनेंट ले लिए, एक आएगा x में और एक आएगा y में। तो जी मैंने क्यों किया, कंपोनेंट क्यों लिए, कंपोनेंट मैंने इसलिए लिए कि मुझे एक आसानी हो जाएगी कि अगर मैं सबकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 आते रहेंगे, मान लो इसकी वजह से इधर आया, इसकी वजह से इधर आया, मान लो एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, तो जो इधर आया इधर आया इधर आया, इन सब का अगर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लूंगा तो सब एक ही डायरेक्शन में आएंगे ना। हॉरिजॉन्टल वाले इधर आएंगे सबके और वर्टिकल वाले इधर आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। ऊपर वाले के इधर और इधर आएंगे, नीचे वाले के जो होंगे नीचे वाले के वो इधर और ऊपर आ जाएंगे। आई बात समझ। तभी तो देखो इस ऊपर वाले वायर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आया और नीचे वाले वायर का भी इधर आया, इसलिए क्या हो गया, देखो ऐड हो गया, ऐड हुआ। अब ऊपर वाले वायर का नीचे आया और नीचे वाले वायर का ऊपर आया, इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गया। देखो हो गया ना ऐसा। आई बात समझ। अब ये x और y में आ गया ना, काम खत्म। अब कोई एंगल का चक्कर नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में ब्रेक कर लिया। तो इसको वर्टिकल में ब्रेक कर लिया, तो इसकी वजह से जो इस DL एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस पॉइंट पर वो कितना आया, DE बराबर KE DQ। इसका चार्ज DL है, DL एलिमेंट है तो इसका चार्ज कितना होगा, DQ। तो DQ की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, DE कितना आएगा, KE DQ अपॉन R स्क्वायर। तो DE बराबर KE लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर। समझ गए ना, लैम्डा DL यहाँ से ले लिया। अब मैंने इसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस में डिवाइड कर दिया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया तो DE cos थीटा आ जाएगा। अब KE लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर cos थीटा है। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन करना है, dx है ना, स्मॉल है ना, इसको इंटीग्रेट कर दूं पूरे वायर के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो कैसे किया जाएगा भाई, तो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक करूँगा तो थीटा ही वेरिएबल दिख रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट कर सकता हूँ, बाकी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट तो कर नहीं सकता। पर यहाँ पर डिस्टेंस भी आ रही है वेरिएबल, DL भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। तो मैं काम करूंगा इसमें एलिमिनेटेड कर दूंगा, यानी एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। एलिमिनेशन मेथड लगाया तो मैंने क्या किया, इसको O मान लिया, इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया। तो फ्रॉम ट्रायंगल OPQ से थीटा बराबर यानी tan थीटा बराबर दिस अपॉन दिस यानी L अपॉन X।
यानी L बराबर x tan थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो इस पूरी इक्वेशन को, तो dl/dt होता है, x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, थीटा वेरिएबल है तो इसलिए tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा। और हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तीसरे उसके dt के रेस्पेक्ट, इसलिए आ जाएगा d थीटा/dt। अब dt हो गए कैंसिल, तो बचा dl बराबर x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यानी कि मैं या तो यहाँ dl रख लूँ या यहाँ पर x sec स्क्वायर थीटा d थीटा रख लूँ, एक ही बात है ना। तो मैंने यहाँ पर रख दिया dl की जगह पर, लेकिन यहाँ पर r भी आ रहे हैं, तो मैंने उसी एंगल से, उसी ट्रायंगल से देखा कि cos थीटा बराबर दिस अपॉन दिस आ रहा है x अपॉन r, तो x अपॉन r तो r बराबर x अपॉन cos थीटा, तो r बराबर x sec थीटा। इसको उठा के यहाँ रख दिया, जब सॉल्व किया तो इन सबको काट पीट के देख, यहाँ से sec स्क्वायर थीटा यानी स्क्वायर लगाए ना, तो x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा गया, और x स्क्वायर से एक x चला जाएगा, तो बचेगा ke लैम्डा cos थीटा d थीटा बाई x। अब इसको इंटीग्रेट कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 हमने इंटीग्रेट किया, तो ex बराबर आ गया ke लैम्डा x बाई x साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आ गया। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ले लूँ ना, वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ आई कैप आ जाएगा, डायरेक्शन आई कैप है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है ना, यहाँ प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से इधर आएगा, माइनस होता तो इधर आता, ठीक है। अलॉन्ग बाई एक्सिस ले लिया, तो अलॉन्ग बाई एक्सिस ले लूँगा तो ई वेक्टर बराबर यहाँ पर डी ई बाई बराबर डी साइन थीटा होगा। अब डी साइन थीटा होगा तो यहाँ जैसे cos थीटा आ रहा था बस ये साइन थीटा आ जाएगा, बाकी के ई लैम्डा बाई एक्स इंटू साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करूँगा थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा होता है, इसको इंटीग्रेट करूँगा तो सॉल्व करके क्या आया cos थीटा 1 माइनस cos थीटा माइनस थीटा 2, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो cos थीटा 2 यहाँ आ जाएगा, cos थीटा 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या के लैम्डा बाई एक्स cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 माइनस जे कैप आ जाएगा। तो ये हो गया पूरा वेक्टर फॉर्मेट में। इसको अच्छे से एक एक स्टेप देखना, समझना, नहीं आया तो फिर पूछ लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा डेफिनेट वायर वाला। कौन सा वाला? डेफिनेट वायर। अब इसमें आता है इनडेफिनिट, मतलब इनफाइनाइट वायर। तो एक इनफाइनाइट वायर वाला और देख लेते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं। अब देखो इनफाइनाइट वायर वाला क्या होगा। इनफाइनाइट वायर का क्या है, मान लो अनंत वायर है, तो इसकी वजह से यहाँ से x डिस्टेंस पर p पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो लॉजिक सी बात है, अनंत वायर, अनंत वायर के लिए थीटा 1 भी 90 डिग्री होता है और थीटा 2 भी 90 डिग्री होता है, समझे। अब तुम बोलोगे सर कैसे? तो देखो अनंत वायर का मतलब होता है, ये मान लो ये वायर है, इसकी वजह से इसके इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट पर। अब सोचो कि इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, छोटी सी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ये वायर क्या है, अनंत ही तो है। अब तो यहाँ से अगर इसके ऊपर ऐसे लेगा तो 90 डिग्री बनेगा ना एंगल, यहाँ से, समझ आई ना। तो ये रिलेटिव टर्म है। कौन सी टर्म है? रिलेटिव टर्म है, इसलिए इसको इनफाइनाइट बोला गया। इनफाइनाइट वायर का मतलब इनफाइनाइट नहीं होता कि यहाँ से लेकर चंदा मामा तक ले लो। सर ये हमारा वायर है, इसको इनफाइनाइट बनाना है, ये चंदा मामा से मिल जाएगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है यार। इतना लंबा वायर थोड़ी होता है। वायर का मतलब है इनफाइनाइट का कि इस एक्स के रेस्पेक्ट में ये इनफाइनाइट है। तो थीटा 1 बराबर 90 और थीटा 2 बराबर 90, तो यहाँ पर ई एक्स निकाल लो, क्या आ जाएगा के ई लैम्डा बाई एक्स साइन 90 प्लस साइन 90।
ठीक है, तो के ई लेमडा बाई एक्स 1 + 1 यानी कि 2 के ई लेमडा बाई एक्स। ये आ गया ई एक्स। ई वाई बराबर क्या आ जाएगा, के ई लेमडा बाई एक्स cos 90 माइनस cos 90। ये तो 0 होता है, ये भी 0 होता है, 0 माइनस 0 यानी ई वाई बराबर 0। तो ई बराबर खाली ई एक्स आएगा और वो भी आएगा 2 के ई लेमडा बाई एक्स। अगर वेक्टर लगा देगा तो आई कैप ये आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ कि नहीं आई? एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान ले यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर पे निकालना है और यहाँ से ये बना रहा है 60 डिग्री और ये यहाँ से बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका जो लेमडा दे रखा है वो दे रखा है 2 कूलाम पर, लेमडा जो दिया है वो दिया है 2 कूलाम पर मीटर, 2 कूलाम पर मीटर। तो क्या होगा बोलो भाई, 2 कूलाम पर मीटर का, 2 कूलाम पर मीटर का मतलब है यहाँ पर सिंपल सा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ई एक्स निकाल लो पहले। तो के ई लेमडा बाई एक्स इंटू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो के ई क्या होगा 9 × 10⁹ इंटू लेमडा अपॉन एक्स 10 × 10⁻² इंटू कितना आ जाएगा √3/2 प्लस 1/√2। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आई कैप। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्मेट में लेंगे तो आई कैप आ जाएगा। अगर ई वाई निकालते हैं तो ई वाई निकाल लो, 9 × 10⁹ इंटू 2 अपॉन 10 × 10⁻²। कॉस 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री माइनस जे कैप आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 2/10⁻⁻1 1/√2 माइनस 1/2 माइनस जे कैप। ये आ जाएगा ई एक्स और ये ई वाई। समझ आई बात? यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा ई एक्स और एक इधर आ जाएगा ई वाई और इसका नेट रिजल्टेंट आ जाएगा इधर। समझ गए? तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेट चार्ज कंडक्टर की वजह से हम उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेट चार्ज कंडक्टर के परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे वो डेफिनेट वायर हो या इनडेफिनेट वायर हो। ठीक है, अगर सेमी इनफाइनाइट है तो इसका मतलब होता है ऐसा है, ये x है तो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो θ1 = 90 डिग्री है और θ2 = 0 हो जाएगा। 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये नीचे है और नीचे वाले का तो 0 आने वाला है, तो इसलिए ई एक्स लगा लो फॉर्मूला वाला ये वाला और ई वाई लगा लो, दोनों निकाल लो। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस करते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये एक बार देख लेना, समझ लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, चल।